बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले उस सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक़ जो एक अहम मोड़ पर दाखिल हो गया है अपने अख्तामी मराहल की जानिब। आज वफाक के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने अहम दलाइल दिए, कुछ अहम हक़ाइक़ रखे। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस केस से मुतल्लिक़ जो फैक्ट्स हैं उनसे आपको आगाह कर दूँ। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बेसिकली जो केस है वो 3 जायदादों का है जो उन्होंने 2004, 2008 और 2012 में ख़रीदी। वो उनमें से कुछ उनकी अहलिया के नाम है, कुछ उनके बच्चों के नाम है। इन जायदादों की टोटल मालियत करीबन 18 करोड़ रुपए बनती है। जिस वक्त ये जायदादें ख़रीदी गईं उस वक्त उनके बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत थे, उनका कोई ज़रिया रोज़गार नहीं था, वो तालीम हासिल कर रहे थे। जो प्रॉपर्टीज़ उनकी अहलिया के नाम है, उनकी अहलिया की वेल्थ स्टेटमेंट्स और जितने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और उनके इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स जो वो गुज़श्ता 10 सालों के अंदर फ़ाइल करती रहीं उनसे मैच नहीं करती। जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करते रहे हैं, उन इनकम टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक भी उनके असासे इतने नहीं थे कि वो करीबन 18 करोड़ रुपए की जायदाद ख़रीद सकें। कल की जो समाअत थी वो इस हवाले से बड़ी अहम थी कि 10 रुकनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कुछ अहम सवालात रखे बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के सामने, जिनका जवाब बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने आज की समाअत में दिया। उनमें से चंद एक सवालात मैं आपके सामने रखूँगा ताकि ये पूरा केस समझने में आपको आसानी हो। सबसे अहम सवाल उन्होंने ये किया कि जिस सहाफ़ी ने इन जायदादों का सुराग लगाया उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका सोर्स क्या था, किसने उसे ख़बर दी, कैसे उसे पता चला। तो उससे बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच को ये जवाब दिया कि सहाफ़ी कभी अपना सोर्स नहीं बताता। दूसरा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि लंदन के अंदर किसी शख्स के नाम जायदाद या इमूवेबल प्रॉपर्टी की मालूमात ना मिल सकें। 1988 के बाद बरतानिया और अमेरिका में ऐसी किसी भी तरह की मालूमात बिल्कुल ओपन है। आप 2 या 3 पाउंड की पेमेंट करके वहाँ से किसी भी शख्स के नाम उसकी प्रॉपर्टीज़ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये हर शहरी के लिए, दुनिया के हर फ़र्द के लिए ये बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं है। दूसरा जो एतराज़ उनकी जानिब से ये किया गया कि बज़ाहिर ये पूरा मामला टैक्स रिटर्न का लगता है, टैक्स चोरी का लगता है, असासे छुपाने का लगता है। उस पर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने ये जवाब दिया। उन्होंने फैक्ट सामने रखे, उन्होंने दस्तावेज़ात सामने रखी, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने रखे कि 2004 से लेकर 2019 तक उनकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर लें, उनकी आमदन चेक कर लें, किसी भी जगह ना तो उन्होंने अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें ये जायदादें शो की, ना जो उनकी जानिब से टैक्स रिटर्न और उनके असासों की मालियत बताई जाती रही। वो इतनी वैल्यू रखते हैं कि ये करोड़ों रुपए की जायदादें वो लंदन के जो अहम तरीन महंगे तरीन इलाके हैं वहाँ पर ख़रीदने के काबिल हों। अगर उन्होंने ये जायदादें अपनी मतलब जायज़ कमाई से ख़रीदी हैं तो वो पूरे मामले की मनी ट्रेल दे दें। हमारे भी कुछ सवालात हैं, कैसे पैसा उन्होंने यहाँ से कलेक्ट किया, किस बैंकिंग चैनल के ज़रिए उन्होंने पैसा भेजा, किस शख्स से ख़रीदी, क्या वो पैसा नकदी की सूरत में अदा किया गया या किसी बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए अदा किया गया, हमारा केस ख़त्म हो जाएगा। तो उसके जवाब में जो 10 रुकनी बेंच है उनकी जानिब से बार बार ये मामला, बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि बज़ाहिर इस पूरे केस के अंदर हुकूमत की बदनीयती नज़र आ रही है। हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर, इस सदारती रेफरेंस को लेकर बज़ाहिर अदलिया की आज़ादी को कम करना चाहती है। तो इस पूरे केस के अंदर जो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने जो फैक्ट सामने रखे, जो
दस्तावेज़ात, जो सबूत 10 रुकनी बेंच के सामने रखे, उससे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है। ये केस बिल्कुल वही रुख अख्तियार कर गया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के बाद जो केस लेकर गए थे। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने नवाज शरीफ साहब के केस का भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब जिस तरह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए, अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब हो सकता है, उनसे मनी ट्रेल मांगी जा सकती है, तो आला अदलिया के जजेस से भी मनी ट्रेल मांगी जा सकती है। आला अदलिया के जजेस, उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, उनका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए। अगर उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं तो उनको सामने आकर अपने आप को क्लियर करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से जो जवाबात और जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता रहा, वो बज़ाहिर ये लगता है कि वो टेक्निकल बुनियादों पर इस पूरे मामले को तोल देना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत बार बार उनसे एक ही सवाल का जवाब तलब कर रही है कि जनाब आपने ये करोड़ों रुपए की जायदादें लंदन के मेन इलाकों में ख़रीदी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, किन ज़राए से जायदादें ख़रीदी गई, किस बैंकिंग चैनल के ज़रिए उसकी पेमेंट की गई, ट्रांजैक्शंस किस तरीक़ेकार के तहत की गई, आपने अपने गुज़श्ता 10 सालों के जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ क्यों छुपाई। इस वक्त इस केस के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने जायदादों की मलकियत तस्लीम कर ली है, लेकिन उनका कहना, जो उन्होंने अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया, उनका कहना यह है कि ये प्रॉपर्टीज़ तो मेरी फैमिली के नाम हैं, मैं इसे डिसऑन नहीं करता, मेरी अहलिया और मेरे बच्चों के नाम है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गई, इसकी मनी ट्रेल क्या थी, इसका जवाब आप मुझसे नहीं मेरी फैमिली से और मेरे बच्चों से तलब करें। जबकि जिस वक्त ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, एक प्रॉपर्टी 2004 में ख़रीदी गई, एक प्रॉपर्टी 2008 में ख़रीदी गई, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो 2012 में ख़रीदी गई। इनकी जो कम्युलेटिव अमाउंट बनती है तीनों प्रॉपर्टीज़ की वो करीबन 12 लाख पाउंड बनती है। 12 लाख पाउंड की प्रॉपर्टीज़ जिस वक्त उन्होंने परचेज़ की, उस वक्त उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, वो उनकी उम्र बेहद कम थी, उनका कोई ज़रिया रोज़गार नहीं था। उसके साथ साथ बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने एक बड़ी दिलचस्प ऑफ़र 10 रुकनी बेंच के सामने रखी कि हमें ये मालूम है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की जो अहलियाँ हैं हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, उनकी ज़रूरी प्रॉपर्टी भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, उससे भी उनका ज़रिया आमदन है, लेकिन उन्होंने जो गुज़श्ता साल अपने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल किए उसके मुताबिक उनका जो सालाना टैक्स बनता है वो 9,000 रुपये बनता है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि वो अगर उनकी अहलिया के नाम है, उनकी अहलिया उनकी असल मालिक है, उनके बच्चे उनके असल मालिक है, तो वो आएँ, वो आकर अपने आप को क्लियर करवा लें, वो मनी ट्रेल हमें दे दें, हमें बता दें कि हमने किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, किस ज़रिए से ये सारा पैसा बाहर भिजवाया है। इस पूरे मामले में बज़ाहिर जो इस वक्त 10 रुकनी बेंच का जो रवैया है, बार बार मौजूद जज साहिबान की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत की इस पूरे केस के अंदर कोई बदनीयती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आला अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ फैज़ाबाद धरना केस की भी बाज़ गश्त उस समात के दौरान सुनाई दी, जिस वक्त 10 रुकनी बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहिब ने फैज़ाबाद धरना केस का जिक्र किया, तो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने उसका जवाब ये दिया कि जनाब सिर्फ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा नहीं, उनके अलावा हाई कोर्ट के 2 और जज साहिबान भी थे जिनके ख़िलाफ़ ये सदारती रेफरेंस फाइल हुआ था, क्या वो भी फैज़ाबाद धरना केस का हिस्सा थे?
उन्होंने तो बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस करने के, अपने आप को डिफेंड करने के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपने ऊपर इल्ज़ामात को उन्होंने तस्लीम किया। ये जो पूरा केस है, ये पूरा केस इस वक्त बिल्कुल सेम वही सूरत अख्तियार कर चुका है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लक था कि प्रॉपर्टीज़ तो उनके बच्चों के नाम थी, लेकिन जिस वक्त वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई उस वक्त उनके बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत थे और उन प्रॉपर्टीज़ के जो बेनिफिशियल ऑनर थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाद में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में प्रूव हुए। सेम इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई उस वक्त उनके बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत थे। तो ये था वो पूरा मामला जो इस वक्त पूरे सियासी माहौल को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जैसे जैसे इस केस के अंदर अपडेट्स होती रहेंगी हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे। या आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।